तो क्या करना है हमें यहाँ पे, हमें क्या बोला जा रहा है, कार लीजिंग कंपनी है, ठीक है, बाइज अ कार फ्रॉम अ होलसेलर फॉर 24,000, ओके, 24,000 में किसी कार सेलिंग, कार क्या करें, लीजिंग कंपनी ने, ठीक है, कार सेलर से 24,000 में उसने खरीदा, एंड उसने क्या किया, लीज कर दिया उस कार को कस्टमर को, ठीक है, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, एट 5,000 पर ईयर। मेंटेनेंस जो है वो इंक्लूडेड नहीं है लीज में, इसलिए उसे लीजिंग कंपनी को पे करना पड़ रहा है, ठीक है, सर्विसिंग के कराने के लिए, ठीक है। 4 साल के बाद लीजिंग कंपनी क्या करती है, टेक बैक द कार एंड सेल्स सेकंड हैंड कैश डीलर, अरे वाह बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, कैश फ्लो के हिसाब से देखेंगे हम लोग, ठीक। कार लीजिंग कंपनी है, उसने क्या किया, 24,000 रुपये पे करके किसी से वो कार को खरीद लिया, ठीक है, 24,000 उसने पे करके कार को खरीद लिया, ठीक। उसके बाद क्या किया, लीज कर दिया उस कार को किसी एक कस्टमर को, जो कि उसे 5,000 रुपीज पर ईयर दे रहा है, ठीक है, 5,000 है, हाँ, 5,000 रुपीज पर ईयर दे रहा है, कितने साल तक, 4 साल तक, ठीक है, 4 साल तक उसने 5,000 रुपीज दे दिया, ये 5,000 रुपीज दे दिया उसे, ओके, 5,000, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, हम्म, और मेंटेनेंस जो था वो लीज में इंक्लूडेड नहीं था, इसका मतलब कि जो मेंटेनेंस कराना पड़ रहा है, ठीक है, वो 400 रुपीज का पर ईयर कराना पड़ रहा है, लेकिन वो कस्टमर नहीं कर रहा है, वो हमें खुद करना पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है इज नॉट, मेंटेनेंस इज नॉट इंक्लूडेड इन द लीज, ठीक है, तो लीजिंग कंपनी को क्या करना पड़ रहा है, 400 रुपये पर ईयर का उसे पे करना पड़ रहा है, मेंटेनेंस का 400 रुपये, 400, ठीक है, 400, यहाँ पे भी 400, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, 4 साल के बाद लीजिंग कंपनी क्या करती है, कार को बेच देती है सेकेंड हैंड कार डीलर को 15,000 पे, ठीक है, तो क्या किया गया यहाँ पे, 15,000 पे उसे बेच दिया गया, कितने साल के बाद, 4 साल, ये जीरो है, ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 साल में उसने बेच दिया, कितने पे, 15,000 पे, ठीक है, तो इसी ईयर पे ही कैश फ्लो लगेगा, ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 हो गया, 4 ईयर्स हो गया, अब आपको बताना है पीआई बताना है, ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, आई जो है, उसको आप 10% ले लीजिए, इसे लेकर के सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 24,000 तो चलिए आपका क्या हो गया, आउटलेट हो गया, 24,000 आपने लगाया, और 4,400 रुपीज आपने पर ईयर यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ा, ठीक है, आपका इनफ्लो कितना हो रहा है, 5,000 पर ईयर आ रहा है, तो अगर इसको देखेंगे 5,000 इनफ्लो आया और 4,000 आउटफ्लो हो गया, ठीक है, तो आपका कितना लग रहा है टोटली, 5,000 माइनस 400, ठीक है, ये कितना हो गया, 4,600, ये इनफ्लो हो रहा है, ठीक है, ये इनफ्लो हो रहा है, तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक बार मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ आसान वाला, ठीक है, 24,000, ठीक है, यहाँ पे इनफ्लो हो गया 4,600 का, ठीक है, 4,600, 4,600, ठीक है, और यहाँ पे भी 4,600, ठीक है, इसके अलावा कितने का, 15,000 का अलग से, ठीक। तो अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला हम लगाते हैं प्रेजेंट वैल्यू का, वो यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, निकालना क्या है हमें, पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ठीक है, अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैश इनफ्लो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये देखिए 4 साल का यहाँ पे है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, और आउटफ्लो जो है ये आपको 24,000 है नीचे में, ये 24,000 आपका नीचे में फिक्स है, ठीक है, इतना हो रहा है, और इनफ्लो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो चलिए उसको कैलकुलेट करके देखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो,
ठीक है, ये देखिए 4 साल हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको अप्लाई कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, और ये जो 15,000 अलग से है इसको हमें अलग से सॉल्व करना है। ठीक है, इसको इसमें मिक्स नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो है आसान रहेगा इससे। ठीक है, फॉर्मूले पे हम बैठा पाएंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, 4600। ठीक है, 4600 पावर यहाँ पे आ जाएगा 1.1 का पावर 4 माइनस 1 अपॉन 1.1 का पावर 4 इंटू 0.1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, प्लस प्लस यहाँ पे देखिए 15,000 है, तो ये आ जाएगा 15,000। किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो मैसेज करिएगा अभी। 15,000 1.1 का पावर 4, 4 क्यों? क्योंकि फोर्थ ईयर पे 1 2 3 4 फोर्थ ईयर पे है, मतलब 4 साल आपको पीछे जाना है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए फोर्थ पावर 4। इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 24826.6। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो पीआई जो है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये आ जाएगा आपका। कैश इनफ्लो आपने कितना निकाल लिया, 24,826.6 डिवाइडेड बाई 24,000। ठीक है, जब इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 1.03। ठीक है, तो हमने क्या सीखा है कि 1 से अगर ग्रेटर होगा, ठीक है, 1 से अगर ग्रेटर होगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे उसको। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये भी प्रोजेक्ट जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर दो प्रोजेक्ट चुनना हो, एक में 1.03 हो और एक में 1.04 हो, ठीक है, तो 1.04 वाले को चुन लेंगे अगर एक चुनना होगा। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट हमारा दोनों में हो रहा है। ठीक है, गुड इवनिंग, 30 मिनट, ओके 1.03। ठीक है, चलिए, आई होप कहीं दिक्कत नहीं आ रहा है आप लोगों को। इसके बाद हम लोग, आपको याद होगा मैं बता रहा था, जब हम लोग अप्रेजल मेथड पढ़ रहे थे, ठीक है, तो अप्रेजल मेथड में एक था टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करने वाला, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करने वाला। ठीक है, और एक तो था जिसको नहीं कंसिडर करता था। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो बताया था, पे बैक पीरियड, ठीक है, और एक था अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न शायद। ठीक है, और यहाँ पे मैंने तीन बताया था। एक था, एक क्या था आपका, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, दूसरा था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और एक और क्या था, पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। हाँ, तो ये तीनों हम कवर कर चुके हैं। ये पे बैक पीरियड भी कवर कर चुके हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं बताऊंगा, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा डिप्रिसिएशन का टर्म आता है, डिप्रिसिएशन का टर्म आता है, तो मैं सोचा कि पहले डिप्रिसिएशन बता देता हूँ। ठीक है, कम से कम बेसिक्स, उसके बाद फिर एआरआर बताऊंगा, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, उसके बाद फिर डिप्रिसिएशन का जो मेन टॉपिक है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा सा बता दूंगा, ज्यादा नहीं है। ठीक है, बेसिकली हम लोग इकोनॉमिक्स में, ठीक है, आपका 70 to 80% हो गया है। ठीक है, डिप्रिसिएशन एक टॉपिक बचा हुआ है बड़ा वाला। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा जो है मेन थ्योरेटिकल टाइप का जो हम लोग पढ़ते हैं ऐसा कुछ नहीं बचा है। ठीक है, इसके बाद जितना भी है मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चंस कराऊंगा, पूरा प्रैक्टिस करा दूंगा अच्छे से। ठीक है, आप लोग भी क्या करिएगा, आज का दिन ले लीजिए, थोड़ा सा डिप्रिसिएशन आज हो जाएगा, और कल ले लीजिए। ठीक है, डिप्रिसिएशन का थोड़ा सा टॉपिक जो है कल हो जाएगा, थोड़ा सा शायद परसों भी लग सकता है। ठीक है, लेकिन 2 दिन में डिप्रिसिएशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर स्पीड से, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं 10 तारीख तक आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अभी आ जाते हैं डिप्रिसिएशन पे। तो डिप्रिसिएशन का थोड़ा बेसिक नॉलेज तो होगा वैसे सबको, थोड़ा मोड़ा बेसिक नॉलेज रखते हैं सब लोग। ठीक है, तो कोई फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, कोई भी एसेट जब खरीदा जाता है, ठीक, तो उसमें क्या है, हो सकता है वेयर एंड टेयर आ जाए, ठीक है, हो सकता है वो ऑब्सोलीट हो जाए, ठीक है, या तो हो सकता है कि वो एक नया प्रोडक्ट आ जाए, ठीक है, नया प्रोडक्ट आ जाए,
या तो फिर हो सकता है कि उसका यूज खत्म हो गया हो, वही मतलब ऑब्सोलीट हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजों के कारण डिट्यूरेशन बता दिया मैं, वेयर एंड टेयर हो गया। ठीक है, और सर्विस लाइफ सर्विस लाइफ भी उसका धीरे धीरे इरोड हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे आपके कारणों से, ठीक, बहुत सारा कारण होता है। ठीक है, किसी भी चीज का डिप्रिशिएट होना, वैल्यू। ठीक है, डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है? डिप्रिसिएशन का कि आपका जो जिस कॉस्ट पे आपने एसेट खरीदा था, ठीक है, कॉसेट सॉरी एसेट का जो कॉस्ट है आपका, वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम होते जा रहा है विथ टाइम। ठीक है, टाइम के साथ साथ उस एसेट का जो कॉस्ट है, वैल्यू जो है उस एसेट का, वो कम होते जा रहा है। ठीक है, ओके। तो एक्चुअल में डिप्रिसिएशन हम नॉर्मली तो फील करते हैं, जैसे आपने एक गाड़ी खरीद के लाए। ठीक है, 150,000 की आप गाड़ी खरीद के लाए एक। ठीक है, 1.5 लाख की आप गाड़ी लेके आ गए, बाइक लेके आ गए। ठीक है, अब जब उसको 2 साल के बाद बेचने जाओगे, ठीक है, 2 साल के बाद बेचने जाओगे, अब वो डिपेंड करता है कि हो सकता है उसका रनिंग कितना हो। ठीक है, कितना रनिंग रहा हो सकता है कहीं गिर गया हो, पड़ गया हो। ठीक है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर सब अच्छा अच्छा भी है उस गाड़ी में, ठीक है, सारे कंडीशन अच्छे हैं, उसके बाद भी आपको वो 1 लाख के आसपास मिलेगी, या उससे उससे मतलब इससे ऊपर मुश्किल है। समझ रहे हो? 1 लाख के ऊपर अगर आप चाहोगे कि 2 साल गाड़ी चलने के बाद आपको मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि है पॉसिबल? मिलती है कैसे? ठीक है, मान के चले कि 1 लाख आपका एक वैल्यू हो गया। ठीक है, इससे ऊपर आपको वो गाड़ी नहीं मिलेगी। ठीक है, 5 साल अगर हो जाएगा, ठीक है, 5 साल जब आप चला लोगे तो हो सकता है वो 50,000, 50,000 या 60,000 पे वो मिले आपको, 50 या 60 के या 70 के, ऐसा टाइप में कुछ मिल जाए। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से, ठीक है, अगर कॉस्ट उसका आपने खरीदा होगा, ये मान लीजिए कॉस्ट ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, कॉस्ट ले लीजिए और यहाँ पे टाइम ले लीजिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे अगर कॉस्ट था तो वो टाइम के साथ वो गिरना चालू हो जाता है, और फिर हो सकता है ऐसे 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 चले। ठीक है, इस तरीके से उसका ग्राफ बन सकता है, इस तरीके से चलता है। ठीक है, अब वो जो गिरावट है वो कई सारे मेथड से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कई सारे मेथड से आपका अलग अलग प्रकार का डिप्रिसिएशन होता है। ठीक है, किसी में फिक्स्ड परसेंट के हिसाब से होता है। ठीक है, फिक्स्ड परसेंट के हिसाब से, कहीं पे फिक्स्ड कॉस्ट के हिसाब से होता है। ठीक है, वो बोलेगा कि हर साल मेरा 20,000 ही डिप्रिशिएट होगा, इसमें ऐसा होता है। ठीक है, और फिक्स परसेंट में कोई बोलेगा कि हर साल 20% ही डिप्रिशिएट होगा। ठीक है, आपका वैल्यू कितना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन 20% हर साल गिरते जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग रियल लाइफ में ये हम लोग फील करते हैं कि यहाँ पे रियल लाइफ में, ठीक है, हम लोग फील करते हैं कि डिप्रिशिएशन, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, आप चाहे फोन ले लो, चाहे आप वॉच ले लो, चाहे आप लैपटॉप ले लो, चाहे मोबाइल ले लो। ठीक है, मोबाइल का तो ज्यादा जान रहे होगे आप लोग। ठीक है, जैसे एप्पल का छोड़ देते हैं, मान लीजिए मैंने कोई अपना ही फोन ले लो। ठीक है, मान ले इतने का मैंने फोन खरीदा। ठीक है, मोटो H40। ठीक है, मोटो H40 अभी 1 महीना हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको अगर बेचने जाऊंगा, ठीक है, आज की डेट में अगर मैं बेचने जाऊंगा इसको, तो मुझे कितना मिलेगा? ठीक है, मान लो 18, शायद शायद 18 मिल जाए। ठीक है, 1 महीना चलाया हूं मैं। ठीक है, आज हाँ 1 महीना हो गया। ठीक है, मान लो 18 के मिल सकता है, 18 के, 19 के, उससे ज्यादा कोई नहीं, मेरे मेरे को नहीं लगता कि उससे ज्यादा कोई देगा। ठीक है, और ये कब हुआ? जब 1 मंथ हो गया है। ठीक है, 1 मंथ में इतना हो गया। ठीक है, हो सकता है साल भर निकल जाए और 15 के में वो बिक जाए। ठीक है, 2 साल चले जाएगा तो वो 10,000 में बिकेगा फिर। ठीक है, तो ये हम लोग नॉर्मली रियल लाइफ में फील करते हैं डिप्रिसिएशन का इफेक्ट को। ओके, पहले आप लोगों का थोड़ा सा देख लेते हैं हम। इनफ्लो आउटफ्लो माइन वैल्यूएशन भी है क्या सर सिलेबस में? नहीं, माइन वैल्यूएशन नहीं है यार। माइन वैल्यूएशन प्लानिंग वगैरह में पढ़िएगा आप लोग, कि पीडीएफ बना के डाल दीजिए, क्वेश्चन का पीडीएफ, सारा नोट्स का पीडीएफ डलेगा। गोल्ड का नहीं, गोल्ड का नहीं होता, ओके। फ्यूल का नहीं होता, ओके। जब बाइक का इंश्योरेंस रिन्यूअल करते हैं तो वहाँ लिख के, हाँ, लिखे रहता है, अच्छा लिख के रहता है, ओके ओके, ये तो मुझे नहीं पता था। ठीक है,
यार गोल्ड का तो केस अलग है, ठीक है, किसका बहुत सारी चीज़ों का नहीं होता है ऐसे तो, ठीक है। आपका जो प्रॉपर्टी आप खरीदते हो, ठीक है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब लैंड, ठीक है, पार्सल ऑफ लैंड जब आप खरीदोगे, प्लॉट जब खरीदोगे, ठीक है, तो उसका डिप्रिसिएशन नहीं होता है, ठीक है, उसका डिप्रिसिएशन नहीं होगा। लेकिन उस लैंड पे जब आप कुछ एसेट बना लोगे, ठीक है, जब एक लैंड पे हाउस बना लोगे, ठीक है, एक फ्लैट वगैरह बिल्डिंग बना लोगे जब उस लैंड पे, या वेयर हाउस बना लोगे, ठीक है, कुछ भी बना लो उस पे, ठीक है, उस हाउस का डिप्रिसिएशन होगा, ठीक है, उस हाउस का डिप्रिसिएशन होगा, ठीक है। तो अभी तक मैं क्या बता रहा था आपको, एक रियल लाइफ बेसिस पे बता रहा था कि कैसे किसी भी एसेट का, ठीक है, अब मोबाइल को हम एसेट थोड़ी ना बोलेंगे यार, ये एसेट नहीं है, ठीक है, आप किसी भी तरीके से इसको देखोगे अकाउंटिंग के टर्म पे, ठीक है, तो ये एसेट नहीं कहलाएगा, ये लाइबिलिटी ही कहलाएगा, ठीक है। मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ, मैं लाइफ के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास है, चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे गाड़ी हो, ठीक है, टाइम के हिसाब से, वेयर एंड टीयर के हिसाब से उसका वैल्यू गिरते जाता है, ठीक है। ये हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं। जब हम लोग अकाउंटिंग में चले जाते हैं, अकाउंटिंग के टर्म पे, ठीक है, अकाउंटिंग में इसको वो बैलेंस शीट में मेंशन करता है, ठीक है, बैलेंस शीट पे मेंशन करता है, ठीक है, इसको वो अलग ही टाइप से लेता है, कॉस्ट इनकर करके दिखाते हैं ये लोग इसको, ठीक है, अकाउंटिंग में कॉस्ट पे दिखाते हैं इसको, बैलेंस शीट में मेंशन करता है ये सारी चीज़ों को, ठीक है। तो अकाउंटिंग में जब हम लोग आ जा रहे हैं तो वो अलग चीज़ है, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे, उतना ज़्यादा नहीं जाना है अकाउंटिंग के हिसाब से, उसमें फिर अलग अलग लैंड का अलग आएगा, ठीक है, आपका कोई प्रॉपर्टी हो, जैसे मशीन वगैरह लेते हैं तो ये लोग क्या करते हैं ना, कि जैसे आपने कोई मशीन खरीदा, ठीक है, पर ईयर का पर ईयर का डिप्रिसिएशन जो है उसको ये लोग मेंशन कर देते हैं आपके बैलेंस शीट पे, ठीक है, बैलेंस शीट पे मेंशन कर देते हैं। अब वो हो सकता है वो कॉस्ट पे लेते हो, ठीक है, मतलब रेवेन्यू पे तो नहीं लेंगे, कॉस्ट पे ही लेंगे उसको, ठीक है, उसके हिसाब से ये लोग अपना वो दिखाते हैं, रेवेन्यू कम दिखाएंगे या ज़्यादा दिखाएंगे, जैसा भी वो लोग करते हैं, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इस चीज़ के बारे में, ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग में कुछ अलग ही मतलब रहता है इसका, ठीक है। और कई सारा हमारा मेथड है डिप्रिसिएशन का, ठीक है, और सभी में सेम मेथड अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको नाम बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे फिक्स्ड, डिक्लाइनिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग, DECLINING, डिक्लाइनिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। इसका और भी नाम है कांस्टेंट परसेंट मेथड, जब मैं पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, ठीक है। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, ठीक। उसके बाद है सम ऑफ ईयर्स मेथड, सम ऑफ ईयर्स मेथड, ठीक है। बाकी हो गया। माइन वैल्यूएशन का पूछ रहे थे यार, सॉरी मैं बताना भूल गया। माइन वैल्यूएशन का छोटा सा चीज है हमारे पास, ठीक है, उसको पढ़ेंगे हम लोग, बहुत बड़ा पार्ट नहीं है वो, ठीक है, छोटा सा पार्ट है, उसको थोड़ा सा मैं बता दूंगा। ये 3-4 प्रकार के डिप्रिसिएशन के मेथड हैं। सबसे इजी ये वाला है, ठीक है, इसमें हमको करना नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट रहता है इसमें, ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर में भी 20,000 डिप्रिशिएट हो रहा है, सेकेंड ईयर में भी 20,000, थर्ड ईयर में भी 20,000, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका 20% अगर डिसाइड कर लिया हम लोग कि डिप्रिसिएशन 20% होगा, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में डिप्रिसिएशन का जो परसेंटेज है वो सेम रहेगा, अमाउंट चेंज होते रहेगा, ठीक है, डिप्रिसिएशन का जो परसेंटेज है वो चेंज होते रहेगा, सॉरी, परसेंटेज सेम रहेगा, अमाउंट चेंज होता रहेगा। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में बता दूंगा और सम ऑफ ईयर्स मेथड बता दूंगा, ठीक है, ये उस टाइम पे बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे देखिए, सम ऑफ ईयर्स मेथड जब
मैं पढ़ा रहा था कौन से वाले बैच में, 2022, हाँ 22 वाले बैच में, ठीक है। तो उससे पहले ये वाला मेथड आया नहीं था कभी, ठीक है। अब वो वाले बैच को मैं पढ़ा दिया, और जो लोग ध्यान दिए थे उन लोगों का बढ़िया बन गया, ठीक है। तो बाद में बोल रहे थे, अरे सर ये इसको बढ़ा दिए, बढ़िया बन गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताते रहता हूँ, ठीक है, ताकि आप रेडी रहो, अगर पेपर में आ गया तो आप बना सको, ठीक है। डिमांड सब डिपेंड होगा ना सर, क्या चीज़? कोई बोल रहा था गोल्ड का, ठीक है। तो गोल्ड का केस अलग है यार, मतलब अलग ही सिस्टम है गोल्ड का, क्या बताऊँ इसके लिए मैं। पहली बात, इस पे इन्वेस्ट करना मुझे ठीक भी नहीं लगता है, ठीक है? मतलब जैसे प्रॉपर्टी हम लोग ले लेते हैं, लोग गोल्ड खरीद के जो घर में रखे रहते हैं ना, होम, ठीक है, घर में जो रखे रहते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब कुछ वैल्यू क्रिएट नहीं करता है वो असल में। सबसे पहली बात, इंडिया में गोल्ड मिलता नहीं है, ठीक है, बहुत कम गोल्ड इंडिया में रहता है, हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, दूसरा हमें ये देना पड़ता है गोल्ड इंपोर्ट करके, ठीक है, डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ता है, ठीक। दूसरा, डॉलर्स हम कहाँ से कमाएंगे, ठीक है, डॉलर्स कमाना पड़ेगा, हम तो नहीं छापते हैं इसको, कहीं ना कहीं से हमारे पास डॉलर्स आए होंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट वगैरह करके, और हम लोग गोल्ड को खरीद लेते हैं उस पे, ठीक है, और इसको भेज देते हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया, ठीक है, उसको भी कर दिए, उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसको घर में लेकर के रख देते हैं, ठीक है, घर में भी रख दिए, चलिए ये भी ठीक है। जब आप इसको लोन पे चढ़ाओगे, मान लो कभी घर में जरूरत पड़ गया और अब घर में आप मतलब इसको आपको देना पड़ रहा है, ठीक है, लोन वगैरह ले रहे हो, या कुछ सिचुएशन इतना खराब हो गया कि इसको निकाल रहे हो, ठीक है। तो इसमें भी जब आप लोन लेने जाओगे तो आपको ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड पूरा का पूरा अमाउंट मिल जाएगा, इसमें भी आपका कुछ अमाउंट काट लेगा। मान लीजिए 1 करोड़ का आप सामान जा करके गिरवी रख रहे हो जो भी, ठीक है, तो उसका कुछ रहता है, मेरे को याद नहीं आ रहा, मतलब 60-70% समथिंग कुछ मिलेगा आपको, ठीक है, उस वैल्यू का 60-70% ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये बस अच्छी चीज़ है इसका, कि इसका वैल्यू जो है कम नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये सेफ एसेट है, ओके। जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, गोल्ड गोल्ड खरीद लेते हैं, ठीक है, ताकि उनको सेफ लगता है कि पैसा, जब भी इंटरेस्ट रेट गिरेगा हमारा पैसे का वैल्यू थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, लेकिन अगर गोल्ड खरीद के रखे रहेंगे तो वो मेंटेन रहेगा, ठीक है, इसलिए इसमें डाल देते हैं पैसे। खैर इसमें नहीं जाते यार, ज़्यादा बेकार हो जाएगा फिर। डिप्रिसिएशन प्रॉपर्टी, ठीक है, डिप्रिसिएशन प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, बिजनेस में जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ठीक है, जो कि इनकम प्रोड्यूस कर रही है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका सर्विस लाइफ है, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि वेयर हो सकती है, डीके हो सकती है, जिसे यूज किया जा सकता है, जो ऑब्सोल्यूट हो सकती है, या तो फिर वो नेचुरल कॉजेज से अपना वैल्यू लूज कर सकती है, ठीक है। और डिप्रिसिएशन जो है, हम लोग बेसिकली जब बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, या प्रोफेशन में है, ठीक है, तब ये डिप्रिसिएशन को एज अ वैल्यू हम लेके चलते हैं, मतलब उसको अकाउंट में लेंगे, ठीक है। नॉर्मली अगर आप गाड़ी चला रहे हो अपने सेल्फ के लिए, ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं समझना, ठीक है, सेल्फ के लिए अगर आप यूज कर रहे हो 1.5 लाख की गाड़ी जो आप लिए थे, ठीक है, तो आप उसको कैलकुलेट करते थोड़ी ना बैठे रहोगे खुद के लिए, कि फर्स्ट ईयर में कितना डिप्रिशिएट हो गया, सेकंड में कब कितना हो गया, थर्ड में कितना हो गया, फोर्थ में कितना हो गया, है ना। ये आप खुद तो कैलकुलेट करोगे नहीं, ये आप तब कैलकुलेट करोगे जब आप ट्रेड करने जाओगे, ठीक है, जब आप गाड़ी बेचने जाओगे, या ठीक है, ट्रेडिंग में सब समझ गए वहां पे, ठीक है, कि जब आप ट्रेड करने जाओगे, गाड़ी को बेचने जब जाओगे, तब उस चीज को आप कैलकुलेट करोगे कि कितना मेरा डिप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। उसमें भी आप, ऐसा नहीं है कि आप 1 साल का कितना हुआ, सेकंड ईयर का कितना हुआ, ये सब ऐसा नहीं देखा जाएगा। वो जो किसी ने मैसेज किया था डिमांड और सप्लाई का,
ठीक है। तो बेसिकली सही बात बोल रहे हैं वो, ठीक है, कि डिमांड और सप्लाई पे ही जाता है ये सारा चीज, ठीक है। अब 1.5 लाख की गाड़ी है और चल रहा है कोरोना, ठीक है, कोरोना का पीरियड चल रहा है, कोई 1.5 लाख की गाड़ी खरीद करके आया है और उसको बेचारे को पैसे की जरूरत है, ठीक है, और वो खोज रहा है, ज्यादा वो मार्केट में जा भी नहीं सकता, ज्यादा बात भी नहीं कर सकता, उसके पहचान का कोई है, बोल रहा है कि भाई देख, तो लाया होगा, कितना लाया होगा, मेरे पास 60,000 रुपए है, मैं इतने में दे सकता हूँ, चाहिए तो बता, ठीक है। तो वो क्या करेगा भाई, उसके जरूरत है, वो 60,000 में बेच करके आ जाएगा गाड़ी को, ठीक है। तो वो जो डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे थे वो एकदम सही है यहाँ पे, ठीक है, डिमांड और सप्लाई यहाँ पे फैक्टर में आएगा, ठीक है। लेकिन अब जनरली आप समझ में आ रहा है आपको कि अगर 5 साल मेरी गाड़ी चली हुई है मार्केट के रेट के हिसाब से, ठीक है, कि अब मैं इतने में निकाल सकता हूँ, ठीक है, तो आप उस टाइम पे ट्रेडिंग करोगे और वहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर मान लीजिए 1.5 लाख की गाड़ी खरीदे, ठीक है, और वो बिक गया आपका कितना, 50,000 में, 50,000 में बिक गया, ठीक है, कितने साल में, मान लो 10 साल में, 10 ईयर्स में, ठीक है, 10 ईयर्स में बिक गया वो, यहाँ पे आपका कितना अमाउंट लॉस हो गया, कितने अमाउंट का लॉस हो गया, 1 लाख रुपीज का, 1 लाख रुपीज का लॉस हो गया, ठीक है। पीरियड कितना था, 10 साल, ठीक है, मतलब पर ईयर 10,000 पर ईयर आपने डिप्रिशिएट कराया है अपनी गाड़ी को, ठीक है, 10,000 पर ईयर आपका गाड़ी जो है डिप्रिशिएट किया है। ये नॉर्मल टर्म्स में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा सोचेंगे कि 10 साल में मेरा 10,000 रुपए कम होते गया है, तब जा करके 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए उसका, सॉरी 1 लाख डिप्रिशिएशन अमाउंट निकला, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पे भी 1.5 लाख यूज है, ठीक है। एक एग्जांपल बता रहा था मैं यहाँ पे आपको। वैसे थोड़ा सा थ्योरी में लिख करके रखा हूँ अपनी कॉपी में, ठीक है, इसको मैं स्कैन करके डालूंगा, ठीक है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। ऐसे डिप्रिसिएशन का अलग से आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसमें अगर आएगा तो न्यूमेरिकल आने का चांस ज़्यादा है, थ्योरी का तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखिएगा, लैंड जो है वो डिप्रिसिएबल डिप्रिसिएबल नहीं होता है, ठीक है, सॉरी, हाँ, लैंड डिप्रिसिएबल नहीं होता है, लैंड के ऊपर जो भी प्रॉपर्टी आप बना रहे हो वो सारा चीज़ डिप्रिसिएबल है, ठीक है। और कोई भी एसेट जब आप खरीदते हो, मोबाइल, गाड़ी, ठीक है, हाउस और क्या बोलते हैं, वॉशिंग मशीन, टीवी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ डिप्रिसिएबल है, ओके। आपको बताना है यहाँ पे ईयरली डिप्रिसिएशन, ईयरली डिप्रिसिएशन, ठीक है, ईयरली डिप्रिसिएशन बताना है, और क्या बताना है, बुक वैल्यू बताना है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा सारे टर्म्स को, बुक वैल्यू बताना है, ठीक है। किसका, एक ट्रक का, एक ट्रक का बताना है, ठीक है, जिसका कॉस्ट जो था, इनिशियल कॉस्ट वो 150,000 इतना था, ठीक है, और उसका जो लाइफ है वो कितना, 5 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का, ठीक है, और उसका रीसेल वैल्यू जो है, रीसेल, रीसेल वैल्यू जो है कितना है, 50,000, 50,000, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, पहले तो मतलब समझिए इनका, हर साल डिप्रिसिएट हो रहा है, ठीक है। बुक वैल्यू ट्रक का बताना है आपको, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, बुक वैल्यू को समझिएगा, ठीक है, क्या ही कि बहुत सारे लोगों को, जो मैं लास्ट टाइम भी पढ़ा रहा था, तो ये टर्म क्लियर नहीं हो पाया था उनको, ठीक है। तो बुक वैल्यू क्या होता है, आपने गाड़ी खरीदी, इनिशियल कॉस्ट उसका हो गया, ठीक है, इनिशियल कॉस्ट, और यहाँ पे मान लीजिए बुक वैल्यू लिख देता हूँ, इनिशियल कॉस्ट, ठीक है, ये हो गया। आपने एक गाड़ी ली, 1 लाख की, 1 लाख की गाड़ी ली आपने, ठीक है, और डिप्रिसिएशन जो है 10,000 हो रहा है हर साल, ठीक है, हर साल 10,000 डिप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है। तो अभी पहले साल जो चल रहा है हमारा, तो फर्स्ट साल में आपका जो बुक वैल्यू है तुरंत इतना है, जीरो जीरो ईयर में मान लीजिए आपका बुक वैल्यू इतना है, ठीक है। एक साल हो गया, 1 ईयर कंप्लीट हो गया, ठीक है, आपका डिप्रिसिएशन कितना हो गया, 90, ठीक है, सॉरी, आपका जो डिप्रिसिएशन है वो 10,000 है, ठीक है। तो आपका इनिशियल कॉस्ट तो यही हो गया, यहाँ पे डिप्रिसिएशन भी बता देता हूँ, डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है, इनिशियल कॉस्ट यहाँ से हटा दीजिए। तो फर्स्ट ईयर में आपका डिप्रिसिएशन कितना हो गया, 10,000, ठीक है, तो बुक वैल्यू आपका कितना बच गया, 90,000। सेकेंड ईयर में फिर आपका डिप्रिसिएशन हो गया 10,000, फिर बुक वैल्यू आपका बच गया 80,000, ठीक है। तो बुक वैल्यू क्या होता है, साल के अंत में, ठीक है, साल के अंत में, एंड में
आपका जो भी एसेट होगा, ठीक है, उसका डिप्रिसिएशन के बाद जितना भी वैल्यू बचा होगा वो उसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। मतलब फोन, जैसे मैं फोन का एग्जांपल दे रहा था 24, ठीक है, एक साल मैंने अगर यूज कर लिया उसको, ठीक है, एक साल अगर मैंने यूज कर लिया और जब मैं बेच बेच रहा हूँ, ठीक है, साल भर के बाद, तो वो मुझे कितने में मिल रहा है, मान लीजिए 18, ठीक है, 18,000 में मेरा फोन जो है बिक जा रहा है, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन कितना हुआ यहाँ पे, 6,000 हुआ, ठीक है, लेकिन साल भर के बाद उस एसेट का मतलब वैल्यू कितना है, 18,000 है, ओके, 18,000 उस एसेट का वैल्यू है, और इसी को हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बता रहा था, बुक वैल्यू बता दिया। कॉस्ट, यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट लिखा हुआ है, लाइफ दिया है 5 इयर्स, और रीसेल वैल्यू है 50,000। रीसेल वैल्यू क्या है, जब आप वापस में बेचने जाओगे उसको, ठीक है, 5 साल के बाद, तब वो कितने में बिक रहा है ये बताना चाह रहा है, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन होता है कॉस्ट, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू, ठीक है, सैल्वेज वैल्यू, या फिर रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है। सैल्वेज यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सैल्वेज, सैल्वेज वैल्यू, या फिर डिप्रिशिएबल वैल्यू, ठीक है। ये दो चीज हो गया, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ, ठीक है। तो जब आप इसके हिसाब से निकालोगे डिप्रिसिएशन को, तो क्या आना चाहिए, कॉस्ट मेरा कितना है, 150,000, ठीक है, सैल्वेज वैल्यू, ठीक है, सैल्वेज वैल्यू मतलब रीसेल वैल्यू, सैल्वेज मतलब आखिरी जब आप सैल्वेजिंग कर देते हैं किसी भी चीज का, ठीक है, कबाड़ में बेच देते हैं, ठीक है, इसको मैं और भी लिख सकता हूँ ऐसे, यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू भी लिख सकता हूँ, ठीक है। कबाड़ में जब आप बेच रहे हो या सेकंड हैंड जब बेच रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे ये कितने में गया, ये गया है 50,000 पे, 50,000 पे चला गया, ठीक है। और कितना साल आपने यूज किया, 5 इयर्स हमने यूज किया इसे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा 20,000, ठीक है। 20,000 डिप्रिसिएट हुआ है हर साल, ओके, 20,000 डिप्रिशिएट हुआ है हर साल, ठीक है। ये हो गया आपका डिप्रिसिएशन। और क्या पूछा था, आपसे पूछा गया था कि बुक वैल्यू बताइए आप हर साल का, ठीक है, हर साल का बुक वैल्यू बताइए। तो मैं इसको भी कैलकुलेट कर देंगे, चलिए इसको भी कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ तक लिख देता हूँ, ठीक है, ईयर, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, ठीक है। ईयर में मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 साल तक मान लीजिए चला। हमने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 20,000, ठीक है, 20,000, 20 के, सेकेंड ईयर में भी 20 के होगा, थर्ड में भी 20 के होगा, फोर्थ में भी 20 के होगा, फिफ्थ में भी 20 के होगा, ठीक है। तो इनिशियल जो कॉस्ट था वो कितना है, 1,50,000, ठीक है। तो साल भर जब हो गया है, ठीक है, 20,000 डिप्रिसिएशन हो चुका है, ठीक है, तो आपका बुक वैल्यू कितना बचेगा, 1,30,000, ठीक है, 1,30,000, मतलब 150,000 माइनस डिप्रिसिएशन का 20,000, है ना। तो ये 130 आ जाएगा, 130,000, ओके। ये आपका बुक वैल्यू आ गया फर्स्ट ईयर का। फिर एक साल तो यूज कर लिया आपने, उस टाइम पे अंत में इसका वैल्यू इतना बचा है, एक साल और यूज कर लिया, ठीक है, एक साल और यूज कर लिया, सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया, तब कितना वैल्यू बचेगा, इतना वैल्यू बचेगा, ठीक है। थर्ड ईयर आपने फिर यूज कर लिया तो कितना वैल्यू बचेगा, इतना बचेगा, ठीक है। फोर्थ ईयर कितना बचेगा, 70,000, ठीक है। और फिफ्थ ईयर कितना बचेगा, 50,000, ठीक है, 50,000 हो गया। और ये जो है आपका फिर क्या बन जाता है, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू है ये आपका, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, मतलब यूज करने के बाद जो भी उसका वैल्यू बचा हुआ है वो इतना है, ओके। ठीक, तो आपको पता चल गया कि इतना इतना मेरा स्क्रैप वैल्यू है, ऐसा है। मान लीजिए 5 साल के बाद, ठीक है, 5 साल के बाद, ठीक,
आपने क्या किया, उस ट्रक को 70,000 पे बेच दिया मान लीजिए, ठीक है, कोई आपको मिल गया, ठीक है, जिसने आपको 70,000 पे आपने उस गाड़ी को निकाल दिया, ठीक है, तब क्या होगा, कैपिटल कैपिटल गेन और लॉस जो है आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, कितना है करके, ठीक है। तो आपने 70,000 पे बेचा, ठीक है, और आपका जो स्क्रैप वैल्यू था वो 50,000 था, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या प्लस टू 20,000 पे हो, ठीक है, प्लस 20,000 पे हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका कैपिटल गेन हो रहा है, ठीक है, आपने कुछ पैसे यहाँ पे कमा लिए समझ लीजिए, ठीक है। अगर उसी को 40,000 में बेचते तो 10,000 आपका नुकसान हो जाता है। गोल्ड बॉन्ड ठीक है, डिप्रिसिएशन को टी क्या बोलना चाह रहे हैं, फाइनल प्राइस आफ्टर डिप्रिसिएशन इज कॉल्ड बुक वैल्यू, बहुत अच्छे, ये पर ईयर लीजिएगा आप, लेकिन ठीक है, फाइनल प्राइस मतलब ईयर के एंड में, इनिशियल सेल के बाद बची हुई वैल्यू बीवी होगी ना सर, एवरी ईयर के लिए, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, जो भी वैल्यू बची हुई है आपका, उससे जब आप डिप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे तो वो बुक वैल्यू हो जाएगा, ठीक, 20 के है, ओके, फाइनल वैल्यू को स्क्रैप वैल्यू, हाँ ठीक है, फाइनल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू होगा, स्क्रैप वैल्यू सैल्वेज वैल्यू कुछ भी बोल सकते हो आप उसको, ठीक है, और क्या बचा, हाँ रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं सर, बुक वैल्यू को डिपेंडिंग वैल्यू या रिसेंट वैल्यू कहा जा सकता है, डिपेंडिंग रिसेंट वैल्यू बोल सकते हो, फिफ्थ मतलब फिफ्थ ईयर का रिसेंट वैल्यू ऐसे करके टर्म यूज किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन डिपेंडिंग वैल्यू, अच्छा पेंडिंग वैल्यू तो मैं नहीं सुना हूँ, लेकिन देखिए आपका जब पेपर में मतलब पेपर जब आएगा, ठीक है, अगर ऐसा कुछ टर्म यूज होता है तो आप उसको स्क्रैप वैल्यू ही समझिएगा, ठीक है, ओके, वो नया टर्मिनोलॉजी वहां पे पैदा नहीं कर लेगा, इजाद नहीं करेगा, ठीक है, तो आप उसको मान के चलिएगा कि आपसे वही चीज की बात किया जा रहा है, ठीक। और डिप्रिसिएशन वैल्यू फॉर गुड्स कैसे पता चलेगा सर, गुड्स मतलब यहाँ पे गुड्स का एग्जांपल दीजिए काठो, एक मिनट ना, गुड्स का एक आप एग्जांपल दीजिए तो थोड़ा समझ में आए। ठीक है, डिप्रिसिएशन ज्यादा कुछ नहीं है यार, इसको लाइफ से थोड़ा सा आप रिलेट करके चलोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी मैंने जो एग्जांपल बताया आपको, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन का था, ठीक है, स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन का, तो ऑफिशियली हम लोग स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन पे आ जाते हैं अब, AIGST स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन, ठीक है, ये हम लोग इस पे आ जाते हैं, ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, ठीक है, हर साल का जो रेट है डिप्रिसिएशन का, ये क्या है, एडजस्टेड, ठीक है, एडजस्टेड कॉस्ट, एडजस्टेड कॉस्ट अपॉन यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ, एडजस्टेड कॉस्ट मतलब क्या हो रहा है कि कभी आपने खरीदा होगा किसी इनिशियल कॉस्ट पे, और आपका कुछ कभी आपने बेचा होगा किसी सैलवेज वैल्यू में, बीच का जो लॉस हो गया है, ठीक है, जिस अमाउंट का लॉस हो गया है उसी को एडजस्टेड कॉस्ट बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जब इसको देखोगे, इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे यूजफुल लाइफ, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, जैसे मैं क्या बता रहा था आपको कि 1.5 लाख का आपने गाड़ी लिया, ठीक है, उसको माइनस कर दिया 0.5 लाख पे, है ना, आपने सेल कर दिया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 लाख आएगा, ठीक है, तो वो 1 लाख ही आपका एडजस्टेड कॉस्ट है, ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, मान सकते हो, ठीक है, यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट, ठीक है, इनिशियल कॉस्ट या फिर फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट जब इस तरीके का टर्म यूज होता है, इसका मतलब क्या है, जब आपने वो एसेट या वो कमोडिटी जब आपने खरीदा था, ठीक है,
उस टाइम पे उसका प्राइस क्या था, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, सैल्वेज वैल्यू है, ठीक है। ये क्या है, एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू है किसी एक एसेट का, ठीक है, जब उसका यूजफुल लाइफ खत्म हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कि यूजफुल लाइफ जो है, यूजफुल लाइफ उसका खत्म हो गया है, ठीक है, तब जा करके उसका वैल्यू निकल के आएगा, सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू का, ठीक है, मार्केट के हिसाब से एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ क्या है, ठीक है, यूजफुल लाइफ क्या है यहाँ पे, यूजफुल लाइफ ये क्या है, ये एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स है, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, ठीक है, जिसे हम सोच रहे हैं कि वो जो एसेट है वो हमें रेवेन्यू जनरेट करके देगा, ठीक है। यूजफुल लाइफ का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इयर्स दैट द एसेट इज यूजफुल टू जनरेट रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कितने साल तक या कितने महीने तक वो एसेट मतलब केपेबल है, ठीक है। जैसे एक डंपर होगा मान लो, ठीक है, तो उसका एसेट मतलब उसका जो यूजफुल लाइफ है मान लीजिए 5 इयर्स होगा, ठीक है। 5 साल तक वो एसेट, वो डंपर मुझे क्या करके देगा, रेवेन्यू जनरेट करके देगा, ठीक है। ये उसका यूजफुल लाइफ है। उसके बाद फिर क्या आ गया, बुक वैल्यू, ठीक है। बुक वैल्यू क्या होता है, किसी भी कमोडिटी या एसेट का वैल्यू आफ्टर अ गिवन पीरियड, ठीक है। ये सिंपल सा उसका बात है, सिंपल से लैंग्वेज में, साल भर होने के बाद, एक साल होने के बाद उसका वैल्यू कितना रह जाता है किसी भी एसेट का, ये बुक वैल्यू होगा फर्स्ट ईयर का। सेकंड ईयर का क्या होगा, जब 2 साल हो गए हैं, ठीक है, तो 2 साल के बाद उसका वैल्यू कितना बच गया वो होगा, ठीक है। हम लोग निकालेंगे कैसे, ठीक है, बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, ये हम लोग लिखेंगे इनिशियल कॉस्ट, ये मैं अलग से बता दे रहा हूँ, इनिशियल कॉस्ट माइनस माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है, डिप्रिसिएशन इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.